बच्चों 15.3 एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट की थी उसके 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके और ये एक्सरसाइज है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी कि 2 इवेंट जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते और कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट इवेंट की ये वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है। साथ साथ मैंने आपको ये करवा दिया था इफ़ E and F are independent events, then not E and not F are also independent events. If E and F are independent events, then not E and F are also independent events. And if E and F are independent events, then E and not F are also independent events. यानी कि E और F अगर इंडिपेंडेंट है बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट है अगर, तो ये पेयर जो है नोट E नोट F ये भी आपस में दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और नोट E एंड F ये भी क्या हो जाएंगे इंडिपेंडेंट और E एंड नोट F भी क्या हो जाएंगे आपस में इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, तो ये सारा काम हम कर चुके। अब क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि व्हेन 3 coins are tossed simultaneously, E is the event 3 heads or 3 tails, F is the event at least 2 heads and G is the event at most 2 heads, then check E F G and E G are independent or not। यानी कि E F G और E G के बारे में आपने चेक करना है कि कौन सा पेयर इंडिपेंडेंट है कौन सा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले E इवेंट तैयार कर लेता हूँ मैं। E इवेंट में मैंने लिख रखा है कि 3 हेड्स और 3 टेल, तो 3 हेड्स ये हो गए देखो और 3 टेल्स ये हो गए, ये आपका E इवेंट हो गया। उसके बाद F इवेंट क्या है, देखो F इवेंट के अंदर क्या है, एटलीस्ट 2 ऐड, कम से कम 2 ऐड हो। कम से कम 2 ऐड मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा ऐड हो। देखो इस एलिमेंट में कम से कम 2 ऐड हैं, इस एलिमेंट में कम से कम 2 ऐड हैं, इस एलिमेंट में कम से कम 2 ऐड हैं और इस एलिमेंट में भी कम से कम 2 ऐड हैं। ठीक है ना, 3 ऐड हैं जैसे कि दिखाई देने लग रहा है आपको। और G इवेंट है एटमोस्ट 2 ऐड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड मीन्स एटमोस्ट 2 ऐड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड का मीनिंग है कि एक भी ऐड ना हो बेशक से, या फिर एक ऐड हो जाए। एक ऐड है देखो इन एलिमेंट के अंदर, एक ऐड, ठीक है ना, इसमें एक भी ऐड नहीं, इसमें एक ऐड हो गया तीनों में और इसमें 2 ऐड हो गए। तो उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड हो, 2 से ज़्यादा हेड ना हो। ठीक है ना, तो यानी कि दिखाई दे रहा है आपको 2 4 6 और 7 एलिमेंट हो जाएंगे, ये कट जाएगा H H H। अब बच्चों हमने हमारे यहाँ पर 3 पेयर बन गए, E और F का पेयर, E और अभी तो G है, ये G था इवेंट, जैसे कि E और F का पेयर और E और G का पेयर और F और G का पेयर। तो इन तीनों का कॉमन निकालना है अभी हमने। तो E इंटरसेक्शन F निकालता हूँ मैं। देखो E इंटरसेक्शन F यानी कि E और F में कॉमन, तो H H H यहाँ पर है, H H H यहाँ पर है, तो कॉमन आ जाएगा ये H H H। ठीक, ऐसे ही F और G का कॉमन निकालता हूँ मैं। F और G में कॉमन, F ये है G ये है, तो इसमें कॉमन हो गया आपका H H T T H H और H T H। ये तीनों एलिमेंट देखो इसके अंदर भी हैं, तो ये तीनों एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे बच्चों, H H T T H H और H T H। उसके बाद लास्ट में बचता है E और G के अंदर कॉमन, E इंटरसेक्शन G। तो E और G के अंदर कॉमन क्या है देख लेते हैं, ये G है ये E है, तो H H H इसमें नहीं है, T T T T यहाँ पर भी है और T T T T यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन आ गया T T T। ठीक है ना, अब सभी की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो गया, देखो E की प्रोबेबिलिटी, 2 एलिमेंट हैं टोटल 8 हैं, तो 2/8 कैंसिल करके 1/4 लिख सकते हो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F है आपके पास 4 एलिमेंट हैं और टोटल सैम्पल स्पेस में 8, तो ये आ गया 1/2। और नेक्स्ट फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ G निकालते हैं बच्चों, तो G के एलिमेंट कितने हैं, देखो 7 एलिमेंट है, तो 7/8 हो गया ये। उसके बावजूद अब तीनों के इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, जैसे कि यहाँ पर है E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी, तो E इंटरसेक्शन F में एक एलिमेंट है केवल, टोटल सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट हो जाएंगे, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई।
नेक्स्ट है एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी, एफ इंटरसेक्शन जी। तो एलिमेंट है इसमें 3, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और नेक्स्ट है भाई बच्चों ई इंटरसेक्शन जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी। तो ई इंटरसेक्शन जी में एलिमेंट कितना है 1, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी 1/8। अब लास्ट में चेक करना हमने, देखो पी ई और पी एफ का प्रोडक्ट करता हूँ मैं, पी और पी एफ का। तो P आपके पास 1/4 है, PF आपके पास 4/8 है, तो 1/4 और ये था 1/2, यानी कि कुल मिलाकर हो गई 1/8। और अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन F देखते हैं इसके इक्वल है या नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन F है यहाँ पर 1/8, तो दोनों इक्वल हो गए बच्चों। देयरफॉर E एंड F क्या हो गए यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना। ये पेयर इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद F और G को देखते हैं, देखो डायरेक्ट कर देता हूँ अब की बार मैं। F की प्रोबेबिलिटी ये है और G की ये है, तो प्रोडक्ट हो गया 7/16। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G जो है वो आपके सामने है ही 3/8, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए। यहाँ पर लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G is not equal to probability of F into probability of G. Therefore these are called F and G are not independent event. उसके बाद देखते हैं हम E और G के बारे में। तो E और G के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/8। तो E और G की प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, देखो E का प्रोडक्ट, E की प्रोबेबिलिटी ये है, G की प्रोबेबिलिटी ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है 7/8, तो ये आ गया 7/32, ठीक है ना। तो ई इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो वो है 1/8, तो ये भी आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बच्चों इस गिवन कंडीशंस में केवल ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एफ एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, ई एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है ये, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड पी ए है 3/5, पी बी है 1/5, आपने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हो जाएगी पी ए इंटू पी बी के इक्वल। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो पी ए क्या है 3/5 और पी बी क्या है 1/5, कैलकुलेट होकर ये आ जाएगा 3/25। बिल्कुल आसान है बच्चों। यहाँ पर भी ए और बी क्या दे रखे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो आपने पी बी निकालना है यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी का फार्मूला जो होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी का। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम क्या रख देंगे, पी ए इंटू पी बी रख देंगे अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये यूज कर लिया मैंने यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी की जगह रखेंगे 0.5 और पी ए की जगह 0.2। इसमें से पी बी कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस पी ए, और पी ए जैसे आपको दे ही रखा है, पी ए की वैल्यू दे रखी है 0.2, तो यहाँ पर रखेंगे 0.2, ठीक है ना। ये इस तरफ आकर 0.3 हो जाएगा और पी बी इंटू 1 माइनस 0.2 हो जाएगा 0.8, और पी बी की वैल्यू बच्चों डायरेक्ट आ जाएगी 0.3/0.8 यानी कि 3/8, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। देखो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड पी ए समथिंग पी बी समथिंग वी हैव टू फाइंड दीज टर्म्स। ये टर्म्स फाइंड आउट करनी हमने, तो इन दोनों का तो आंसर मैं अभी बता देता हूँ। पी ए ओब्लिक बी क्या आ जाएगा, पी ए के इक्वल 0.3 और पी बी ओब्लिक ए आ जाएगा पी बी के इक्वल 0.4, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ये जो है वैल्यू पी ए के इक्वल होती है, ये वैल्यू पी बी के इक्वल होती है। फिर भी मैं प्रूव कर देता हूँ। देखो सबसे पहले निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, देखो पी ए इंटू पी बी से
सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो पी ए है यहाँ पर 0.3 और पी बी है 0.4, तो ये आ जाएगा 0.12। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट आ गया ये। सेकंड पार्ट में निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका फार्मूला है अपने पास पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, अब अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटाकर आप लिख सकते हैं यहाँ पर पी ए इंटू पी बी। बार बार फार्मूला यूज़ होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी निकालना आपने, पी ए की वैल्यू रखेंगे 0.3, यहाँ पर 0.4 रखेंगे और यहाँ पर 0.3 और 0.4 का प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 0.7 और माइनस 0.12, 0.12। ठीक है ना, आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, देखो 0.70 में से 0.12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 2 आ जाएगा 8, 6 - 1 आ जाएगा 5, 0.58 आ जाएगा आंसर सेकंड पार्ट का। थर्ड और फोर्थ बिल्कुल आसान है बच्चों, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो थर्ड मैं करता हूँ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी फर्स्ट एक्सरसाइज में निकाली थी हमने, ये होती थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इसका फार्मूला होता था। ठीक है ना, अब क्या है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो इसकी जगह देखो ये सर्कल में लिखा है मैंने, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम पी ए इंटू पी बी। ठीक है ना, बाकी सब कुछ एज इट इज़, केवल ये सर्कल वाले की जगह मैंने लिख दिया ऐसा। क्यों लिखे आप जानते हैं, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये इससे कैंसिल हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी किसके इक्वल आ गया, पी ए के इक्वल, जो कि 0.3 गिवन है यहाँ पर। ठीक है ना, ठीक ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इसको हम लिखेंगे पी ए इंटू पी बी। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई क्या है पी ए, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा है मैंने इसकी जगह, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होती है, पी ए इंटू पी बी के इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए वापस किसके इक्वल आ गई, पी बी के इक्वल, और पी बी क्या दे रखा है, देखो 0.4 दे रखा है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 0.4। 6 क्वेश्चन में पी ए दे रखा है 0.4, पी बी दे रखा है पी के इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है पी के इक्वल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी दे रखा है 0.6। वी हैव टू फाइंड पी, और कंडीशन है आपके सामने दो। पहली कंडीशन लगानी है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो भाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स का यूज़ करके आपने पी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी जो होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आप काफ़ी बार याद कर चुके बच्चों, सेट चैप्टर में भी आपने याद किया था, ये एन लगाकर, यहाँ पर एन लगा हुआ था, उसमें यहाँ पर पी लगा हुआ है। ठीक है ना, उस फार्मूले को नंबर ऑफ एस से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे हम दोनों साइड, तो पी में कन्वर्ट हो जाएगा, आप जानते हो ये बात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0.6, पी ए की वैल्यू दे रखी है बच्चों 0.4 और पी बी की वैल्यू दे रखी है पी। और बात रही इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू है नहीं अपने पास, तो क्या लिखेंगे इसको हम, इसको लिखेंगे पी ए इंटू पी बी, और आपने साइड में रीजन लिखना है सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह आ गया पी ए इंटू पी बी। अब यहाँ पर भी वैल्यू रख देते हैं, देखो ये इस तरफ आकर 0.2 हो जाएगा, पहले ही सेपरेट कर देता हूँ मैं, और राइट में रह गया पी माइनस पी ए की जगह फिर से मैं 0.4 रख देता हूँ, और पी बी की जगह रखा जाएगा पी। अब पी कॉमन आ जाएगा इसमें से, 0.2 ये है, पी कॉमन आ गया तो यहाँ पर बच गया 1 माइनस 0.4 जो कि 0.6 हो जाएगा, और पी की वैल्यू आ जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाई 0.6 यानी कि 1/3। ये फर्स्ट कंडीशन थी व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सेकंड कंडीशन है व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हो, इफ़ ए एंड बी आर
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है, 0 के इक्वल। ठीक है ना। तो ये फार्मूला जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो ये फार्मूला केवल बच जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला बच जाएगा पी ए प्लस पी बी के इक्वल, क्योंकि माइनस में क्या आ जाएगा, 0 इसकी जगह। अब पी ए की और पी ए इन बी की वैल्यू रख देता हूँ। पी ए इन बी की वैल्यू है 0.6 और पी ए की वैल्यू है 0.4 और ये पी था ही, तो पी की डायरेक्ट वैल्यू आ गई यहाँ से बच्चों 0.2। देखो 0.4 इसमें से माइनस हो जाएगा तो 0.2 आ जाएगा, यानी कि 1/5। 7th क्वेश्चन हमने अभी किया था, दोबारा से फिर आगे स्टेटमेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये प्रूव करना आपने, तो मैं अब डायरेक्ट कर ही देता हूँ इसको। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी की जगह हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और भाई फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिखेंगे हम पी ए इंटू पी बी, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह पी ए इंटू पी बी आ जाता है। आप जानते हो कई बार आ चुके हैं ये, और पी बी लोअर पार्ट में है, ये कैंसिल हो गया, देखो पी ए के इक्वल आ गया। ठीक है ना। 8th क्वेश्चन हम करवा चुके बच्चों बेसिक में। ये क्या लिखा हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन शो दैट नोट ए एंड नोट बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो मैंने आपको बेसिक में करवा दिया था, इफ़ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन शो दैट नोट ई एंड नोट एफ आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये मैंने बेसिक में करवा दिया था आपको। साथ साथ ये करवा दिया था, 2 पार्ट्स और करवा दिए थे इसके, नोट ई एंड एफ आर आल्सो इंडिपेंडेंट, ई एंड नोट एफ आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। और एक ये करवा दिया था, नोट ई एंड नोट एफ आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों। केवल जो मैंने ई और एफ लिया था वहाँ पर आपने ए और बी रख देना है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन पर लिखा हुआ है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, यानी कि 3 कार्ड निकालने प्लेइंग कार्ड में से। प्लेइंग कार्ड होते हैं 52, 1 by 1 करके एक कार्ड करके आपने 3 कार्ड निकाल लें उसमें से। ठीक है ना। और विद रिप्लेसमेंट से, यानी कि पहला कार्ड निकाला, जैसे कि ये कार्ड है मेरे पास, तो इसमें से जैसे मैंने पहला कार्ड निकाल दिया ये, तो इसको वापस रख देना है और फिर दूसरा कार्ड निकालना है। दूसरा कार्ड निकाल कर फिर उसको वापस रख देना है, फिर तीसरा कार्ड निकालना है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, ये कार्ड निकाला और ये आपने फेंक दिया, बाहर रख दिया। अब दूसरा कार्ड निकाला, ये दूसरा भी बाहर रख दिया, फिर तीसरा कार्ड निकाला। इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि एक के कार्ड कम होता जाएगा। वहाँ पर कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पर निकालना क्या है, ऑल 3 कार्ड्स आर स्पेड, सारे के सारे कार्ड क्या हों, स्पेड कार्ड हो। तो स्पेड कार्ड मेरे हाथ में हैं अभी फ़िलहाल, देखो ये हैं स्पेड कार्ड, हुक्म बोलते हैं जिनको आप हरियाणवी लैंग्वेज में। ठीक है ना। हरियाणवी में इसको हुक्म बोलते हैं। तो ये है स्पेड कार्ड, 13 कार्ड होते हैं ये। तो पहला कार्ड निकालने चला मैं, देखो मेरे पास टोटल कार्ड कितने 52, और जिनमें से मैंने निकालना है कार्ड वो कितने हैं 13। तो ये आ जाएगा इसका आंसर पहले 13/52। कई बच्चे इसको क्या लिखेंगे, 1/52 लिखेंगे, ये सोच कर कि भाई एक कार्ड निकालना है, टोटल 52 है, 1/52 होगा। ऐसा नहीं है। जैसे कि आपके पास एक थैला है, रेड बॉल है उसमें 5 और ब्लैक बॉल है उसमें 10, तो भाई इसमें से एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो क्या आप 1/15 लिखेंगे, ना कि यहाँ पर 5/15। ठीक है ना। क्योंकि आपके पास रेड बॉल कितनी है 5, तो ऊपर नंबर ऑफ इवेंट्स आएगा कि जिस इवेंट के बारे में बात करने लग रहा है उसके एलिमेंट कितने हैं 5 और टोटल 15। तो ठीक ऐसे ही 52 कार्ड में से एक कार्ड भले ही निकालना है, लेकिन जो कार्ड निकालना है वो क्या हो जाना चाहिए, स्पेड। तो 13 गुना चांस हो गए भाई। कोई बच्चा 1/52 लिखेगा, उसका कहना ये है कि स्पेड का केवल एक ही कार्ड होता है 52 कार्ड में से, जब जाकर 1/52 आएगा। अब स्पेड के 13 कार्ड होते हैं, तो आंसर आएगा 13/52। पहला कार्ड निकालेंगे तो अब एक कार्ड निकाल दिया मैंने, ये कार्ड निकाल दिया मानो, तो विद रिप्लेसमेंट है तो इसको वापस रख दिया इसके अंदर। अब फिर दूसरा कार्ड निकालने चलूँगा तो फिर से क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 13/52। और ये कार्ड जो मैंने दूसरा कार्ड निकाल दिया ये वापस रख दिया इसमें। अब फिर से उतने ही कार्ड हो गए, फिर एक कार्ड निकालूंगा तो 13/52। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का होता तो यहाँ पर आ जाता 12/51, यहाँ पर 11/50। तो कैंसिल ये हो ही गए सारे 4 पर,
सारे 4 पर कैंसिल हो गए और 1/64 आंसर आ जाएगा। 4 4 जा 16, 4 जा 64। नेक्स्ट है, लिखा है फर्स्ट 2 कार्ड्स आर कविन। पहले 2 कार्ड क्या हो, कविन हो, ठीक है ना। पहले 2 कार्ड क्या हो, कविन हो। तो कविन कार्ड कितने अपने पास, 4 कार्ड होते हैं कविन, ठीक है ना। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो जैसे 2 ये हैं कविन कार्ड, ये कविन है हार्ट की कविन बोलते हैं इसको, कविन ऑफ हार्ट। ये बोलते हैं कविन ऑफ स्पेड, और ये बोलते हैं कविन ऑफ डायमंड, और ये बोलते हैं कविन ऑफ क्लब, ठीक है ना। तो भाई बच्चों उसने कहा है कि फर्स्ट 2 कार्ड्स आर ऑफ कविन। कविन कार्ड निकालने पहले हमने 2, तो कविन कार्ड कितने अपने पास, 4 हैं। तो पहला कार्ड निकालने चलूँगा तो आंसर आ जाएगा 4/52। 4/52 देखो इसका, क्योंकि कविन कार्ड कितने हैं, 4 लिखा है। फर्स्ट 2 कार्ड्स आर कविन। अब एक कविन कार्ड ये निकाल दिया मैंने, तो ये कविन वापस रख कर फिर एक कार्ड निकालना है। तो फिर से अपने पास कविन कार्ड कितने हैं, 4, तो फिर से 4/52 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो दूसरा कार्ड निकाला मैंने ये भी इसमें रख दिया, तो सारे टोटल कार्ड ये हो गए 52। अब लास्ट में लिखा है थर्ड कार्ड इज ए ब्लैक एस। तो ब्लैक एस लिखा है। ब्लैक एस क्या क्या होता है, एक तो स्पेड का होता है ब्लैक एस, और एक क्लब का होता है ब्लैक एस, ठीक है ना। ये क्लब का है एस, इसको ब्लैक एस बोलते हैं, और ये है स्पेड का, इसको भी ब्लैक एस बोलते हैं, और ये दोनों हैं रेड एस। ये डायमंड का है, और ये कार्ड है हार्ट का एस ऑफ हार्ट। तो इनकी कोई बात है नहीं, इनको मैं फेंक देता हूँ। यानी कि टोटल कार्ड में तो रहेंगे ये, टोटल कार्ड तो ये हैं सारे मेरे पास, ये टोटल कार्ड हैं जैसे 52, ये 52 कार्ड तो हैं मेरे पास टोटल। इनमें ब्लैक एस कितने हैं, देखो ब्लैक एस हैं 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/52, क्योंकि उसने कहा कि जो तीसरा कार्ड निकालना है वो ब्लैक एस निकलना चाहिए। तो ब्लैक एस अपने पास हैं कितने, ब्लैक एस है अपने पास 2, तो अपने इवेंट में एलिमेंट हो गए 2, और टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट हो गए 52। तो ये आंसर आ जाएगा। ये 13 पर कैंसिल हो गया, ये 13 पर कैंसिल हो गया, और ये 26 पर कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 13 आ जाएगा 169, और शायद 13 से और मल्टीप्लाई करूँगा तो 2197 कुछ आ जाएगा। 2 से और मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा आपका 13 की 169 आ गई। 26 से और मल्टीप्लाई कर देना उसको, ठीक है ना। 13 × 13 क्या आ जाएगा 169, और 26 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4394 ये आ जाएगा, ठीक है ना। देखो बच्चों 10th क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल स्पेल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एलिमेंट की बुक से स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। द कार्ड इज रिप्लेस्ड एंड पैक इज रीसफल्ड अगेन एंड अनदर कार्ड इज ड्रॉन। यानी कि एक कार्ड निकाल कर रीसफल करके उस कार्ड को वापस रख के रीसफल करके दूसरा कार्ड फिर निकाला हमने, यानी कि विद रिप्लेसमेंट का केस है। पूरी एक्सरसाइज में विद रिप्लेसमेंट ही लगेगा। तो लास्ट में क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, सेम सूट होनी चाहिए। भाई सूट क्या होती है, सूट होती है जैसे ये क्या सूट है, ये है क्लब, ठीक है ना। क्लब के कार्ड 13 होते हैं, क्लब के कार्ड कितने हो जाएंगे 13। ये कौन सी सूट है, ये है स्पेड। 4 सूट होती हैं, SUIT सूट। तो ये है कौन सी, स्पेड। ऐसे ही एक सूट कौन सी है, ये है हार्ट, HEART हार्ट। इस तरह के भी 13 कार्ड होते हैं हार्ट के, जिस तरह के ये दिखाई देने लग रहे हैं। देखो ये इस तरीके के 13 कार्ड होते हैं, ये ऐसे ऐसे। ये हार्ट है, हार्ट के कार्ड हैं ये सारे, ठीक है ना। और एक होती है डायमंड। तो डायमंड के भी 13 कार्ड होते हैं इस तरीके के। ये डायमंड के कार्ड हैं सारे। कार्ड में मेरे पास अभी है नहीं हाथ में, तो ये डायमंड के कार्ड हैं, ठीक है ना। जल्दी से मैंने उठाकर ये 4 पत्ते दिखा दिए आपको, ज़्यादा अगर अरेंज करूँगा तो टाइम लगेगा। ये डायमंड के कार्ड हैं। तो उसने कहा है कि सेम सूट आए बार बार, मतलब पहला कार्ड भी सेम सूट का आए, दूसरा कार्ड पहला कार्ड सेम सूट का आए। तो मैंने लेट कर लिया भाई, पहला कार्ड किसका आया, पहला कार्ड मैंने लेट कर लिया कि हार्ट का कार्ड आया। तो हार्ट के कार्ड कितने होते हैं 13।
13 कार्ड हैं ये, सारे मेरे हाथ में नहीं है अभी, 13 कार्ड होते हैं ऐसे हार्ट के। तो पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी 13/52। अब एक कार्ड निकाल दिया, जैसे मैंने ये कार्ड निकाल दिया, ये कार्ड निकाल कर वापस रखूँगा तो फिर से एक कार्ड निकालना, और वो भी किसका होना चाहिए, हार्ट का। तो 13/52। तो ज़रूरी नहीं कि हार्ट के कार्ड निकलेंगे दोनों, ऐसा भी हो सकता है बीच में लगेगा और, अब और ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि स्पैड के कार्ड निकल जाएं। स्पैड, ये स्पैड है, देखो दोनों कार्ड स्पैड के निकल जाएं। तो स्पैड के कार्ड कितने हैं, 13 ही हैं स्पैड के भी। तो या तो ऐसा होगा कि हार्ट के निकलेंगे या फिर स्पैड के निकलेंगे। ये 13/52, एक कार्ड निकाला, वापस रखा और फिर रीसफल किया, इसको इस तरीके से रीसफल किया और फिर एक कार्ड निकाल दिया, तो वापस 13 कार्ड हैं, तो वापस प्रोबेबिलिटी 13/52 आ जाएगी। ये स्पैड के कार्ड निकाल दिए दोनों हमने। ऐसा भी हो सकता है कि डायमंड के कार्ड निकल जाएं, और तो डायमंड के कार्ड भी निकल सकते हैं। डायमंड का कार्ड ये हैं, देखो ये 13 कार्ड हैं ऐसे ऐसे। ये जो मार्का है ना, ये मार्का ईट का, जिसको ईट बोलते हैं हरियाणवी में आप, इसको डायमंड बोलते हैं। तो डायमंड कार्ड हैं ये 13 होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 13/52 यानी कि पहला कार्ड डायमंड, दूसरा कार्ड भी डायमंड निकल जाए, डायमंड। और लास्ट में ऐसा भी तो हो सकता है कि क्लब के कार्ड निकल जाएं, ठीक है ना। तो ये क्लब के कार्ड होते हैं बच्चों, क्लब के कार्ड भी निकल सकते हैं, ये क्लब के कार्ड हैं, ठीक है ना। तो क्लब के भी 13 ही कार्ड हैं, 13/52 और 13/52। अब और का मीनिंग क्या होता है, प्लस। या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, कोई एक केस होगा इनमें से, सारे केस नहीं हो सकते क्योंकि कार्ड दो ही निकाले हैं। तो ये कैंसिल हो गया, 1/4 1/4 1/16 आ गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो 1/4 आ जाएगा। ये 1/16 + 1/16 + 1/16 + 1/16, यानी कि टोटल आंसर आ जाएगा आपका 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोथ आर कार्ड्स आर किंग, दोनों कार्ड क्या हो, किंग हो। तो किंग कितने होते हैं अपने पास, 4 किंग होते हैं बच्चों। तो किंग होते हैं 4 इस तरीके से। ये किंग है, हार्ट का किंग है ये, और ये किंग है डायमंड का, और ये किंग है क्लब का, और एक किंग रह गया स्पैड का, ठीक है ना। एक स्पैड का किंग और होता है। तो ये स्पैड का किंग है, देखो ये वैसे तो क्वीन है, इस तरीके का होता है, यहाँ पर के लिखा होता है क्यू की जगह, ठीक है ना। तो 4 किंग होते हैं बच्चों। ये स्पैड का किंग समझ लीजिए आप, के लिख रखा है, जैसे मैंने इसको दबा लिया क्यू को, यहाँ पर के लिखा होगा और यहाँ पर किंग की फ़ोटो होगी। तो किंग स्पैड का हो गया ये किंग क्लब का हो गया, ये किंग डायमंड का हो गया, और ये किंग हार्ट का हो गया। तो उसने कहा है कि दोनों कार्ड किंग निकल जाएं। तो किंग कितने अपने पास, 4। तो पहला कार्ड निकलेगा किंग का, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/52। अब एक कार्ड निकाला मैंने, ये बाई चांस ये हार्ट का निकल गया, तो इसको वापस डालकर और सभी को मिक्स कर लेना 52 कार्ड्स को। 52 कार्ड्स होंगे अपने पास, उनमें 4 किंग होंगे। तो फिर दोबारा से फिर एक किंग निकालेंगे, तो ये आ जाएगा दोबारा से 4/52 कैंसिल होकर 1/69 आंसर आ जाएगा इसका, 1/169। नेक्स्ट है फर्स्ट इज स्पैड एंड सेकंड कार्ड इज क्वीन। फर्स्ट इज स्पैड, स्पैड के कार्ड जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि स्पैड के कितने कार्ड होते हैं, 13। तो इस तरीके के स्पैड के कार्ड 13 कार्ड होते हैं, ठीक है ना। ये सारे स्पैड के कार्ड हैं बच्चों। तो उसने कहा कि फर्स्ट कार्ड क्या हो, स्पैड हो। तो स्पैड कितने हो गए, 13 टोटल होंगे अपने पास कार्ड, केवल स्पैड में से नहीं निकालना। स्पैड में से कार्ड स्पैड का ही निकलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, 13/13। तो ये मैंने आपको केवल स्पैड कार्ड दिखाए हैं। ये स्पैड कार्ड मिक्स करके टोटल कार्ड में रख देने हैं और फिर एक कार्ड निकालना है, वो स्पैड का निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 13/52। अब सेकंड कार्ड क्या कहा उसने, रेड क्वीन। तो रेड क्वीन आप जानते हो, क्वीन ये होती है रेड क्वीन। देखो ये एक क्वीन हार्ट की और एक क्वीन डायमंड की, रेड क्वीन हो। तो दूसरा कार्ड रेड क्वीन हो तो टोटल कार्ड अपने पास कितने हैं, 52। ये ब्लैक क्वीन होती है बच्चों, ये एक स्पैड की है, ये स्पैड की क्वीन है, और ये क्या है, क्लब की क्वीन है, ठीक है ना, ये क्लब की। तो रेड क्वीन बोला उसने,
तो टोटल मेरे पास बहुत सारे कार्ड है, यानी कि 52 कार्ड्स हैं टोटल मेरे पास, ठीक है ना। इस तरीके के 52 कार्ड्स हैं मेरे पास टोटल। तो सारे 52 कार्ड्स में, सभी 52 कार्ड्स में रेड क्वीन कितनी है देखो 2 हैं, और टोटल कितनी है ये 52। तो इन 52 में से अगर एक कार्ड मैं निकालूं और वो रेड क्वीन निकले तो उसके चांस हो गए 2/52। 51 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पहला कार्ड निकाला था हमने स्पेड का वो वापस डाल दिया। तो ये आ गया 4 यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर 2, ठीक है ना। और आंसर आ जाएगा आपका 2 5 10 104, ठीक है बच्चों।